गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के बीच में एक ऐसा लेकर के आए हैं सब्जेक्ट जो ये केवल आप ही लोग को नहीं, 7, 8, 9th, 10th, 11th, 12th के अलावा जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं ना, उनके लिए भी जरूरी है ये। ठीक है। हिंदी व्याकरण में एक पाठ है, व्याकरण में समास। समझे? समास जब कहा जाता है समास, तो बच्चे बोलते हैं सर आता ही है, लेकिन समास जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। समास में तनी तनी वो बारीकी जो होता है ना, वो देखना पड़ता है। ठीक है, तब जाकर के आपको समास का क्लास क्लियर होगा। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2026 ये स्पेशलिस्ट हम क्लास 10th के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी जो पढ़ा रहे हैं ये क्लास 10th के लिए, लेकिन ये 10th, 9th, 8, 7, 11th, 12th कंपटीशन के अलावा बिहार बोर्ड, सीबीएसई जो भी स्टूडेंट हैं, हिंदी व्याकरण अगर जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये क्लास है। ठीक है, इस बार परीक्षा में यही पूछेगा। इसका मतलब ये नहीं जो केवल क्लास 10th के लिए, आप लोग भी क्लास 7, क्लास 8 क्लास, देखिए आप लोग को क्लास ये जो है व्याकरण का दिया नहीं जाता है। बोला जाता है दूर व्याकरण तो है करे है, चाहे दूर पढ़ लेते बाद में। 7 क्लास के जो स्टूडेंट हैं या 8 क्लास के स्टूडेंट, वो अपना इंग्लिश वाला बुक उल्टा करके देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा वॉइस और नरेशन, जो कि वॉइस और नरेशन का नाम भी आप अभी तक नहीं सुने हैं। उसी प्रकार से हिंदी में जब जाइएगा तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो होता है व्याकरण का सब है, लेकिन आपके विद्यालय में या आप जहां कहीं पढ़ते हैं वहां मिलता नहीं है। दूसरा बात, जो अगर मिलता भी है तो उतना सीरियस में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप लोग के बीच में हम ये लेकर के आए हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, समास ये हिंदी व्याकरण का क्लास होगा, समझ गए, और इसमें हम आपको बारी बारी से पूरा हम कवर करेंगे। केवल आप लोग ध्यान देंगे तब, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप लोग का कवर नहीं होगा क्लास। देखिए, यह है हिंदी व्याकरण और इसमें है समास। समास क्या है पहले देखिए डिफिनेशन। समास कहता आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति लगाकर उन दो शब्दों को मिलाया जाता है, तब इसे इस मेल को समास कहते हैं। ये हुआ आपको लिखने के लिए आपस में संबंध रखने के लिए। आपस में संबंध रखने का मतलब ये चीज देखिए, राजा बेटा, आप लोग लिखेंगे राजा का बेटा, क्या इसको लिख सकते हैं राजपुत्र, लिख सकते हैं? तो ये जो राजा का बेटा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? राजपुत्र। क्या लिखेंगे? राजपुत्र। तो ये राजपुत्र हुआ समास। ये राजपुत्र क्या हुआ? समास। समझ में आया? इसको ऐसे बोलेंगे, जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर, जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास। जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है, यहां से लिखिएगा आप लोग, दो या दो से अधिक शब्द के बीच की विभक्ति हटाकर उन दोनों शब्दों को मिलाया जाता है, तब इस को समास कहते हैं। अगर लिखने के लिए अगर आप लोग को कहा जाए, समझने के लिए तो ऐसे समझ लीजिएगा, जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास। लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में है, क्योंकि ये 9th, 10th, 11th, 12th सब के लिए कंबाइंड बनेगा, तो उसके लिए ये रहेगा। आप लोग लिख लेंगे, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समास। दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है तो उसे समास कहते हैं। याद हो गया बुआ? समास। जब दो पद का मतलब कि राजा और एक बेटा, दो पद है, अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर का एक पद बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास। इतना है, उसे डिफिनेशन क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग देखने के लिए। देखिए, कहता है दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक उससे मिलता जुलता शब्द का निर्माण करता है तो वह समास कहलाता है। वो दूसरा डिफिनेशन, उसी से मिलता जुलता। अब मान लीजिए हम तो लिखे थे राजा का बेटा, लेकिन शब्द बना राजपुत्र, उसी से मिलता जुलता था ना, तो ऐसे शब्द को भी हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत? समास शब्द सम पूर्ण रूप से एवं
का अर्थ होता है विस्तार से कहना। समास के नियम में शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। होता है जब आगे हम लोग जाते हैं तो कहता है समास से बने शब्द को क्या कहते हैं, या समास से बने पद को क्या कहते हैं, तो याद रहेगा समासिक पद। कोई दिक्कत? कहता है जैसे देश, भक्ति, चौराहा, महात्मा, रसोई घर। ठीक है, ये सब क्या है? समासिक पद है। देखिए आप समास का डिफिनेशन आप थोड़ा विस्तार पूर्वक यहां से समझिए। ठीक है, देखिए समास का परिभाषा। समास का संक्षिप्त तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब कि संक्षेपण। अब देखो कैसे संक्षेपण होता है, एक एग्जांपल है नीचे में बतलाएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। बताओ, 3-4 ढंग से तुम लोगों को समास का डिफिनेशन मिल गया ना। अगर समास का डिफिनेशन 3 ढंग से अगर मिला, कोई एक ढंग अगर तुम लोग लिख लोगे तो तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, समास हो गया। दूसरे शब्दों में एक और है डिफिनेशन। देखो, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया जाए वह भी क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। अब बताओ, 4-5 गो ढंग हो गया, एगो ढंग नहीं लिख सकते हो जाएगा। आगे देखो उदाहरण के लिए हम बोल रहे थे जो बहुते शब्द का एक शब्द छोटा शब्द। देखो, हाथ के लिए करी, हथकरी बनाया जाता है, देखा होगा। जब कैदी जाता है जेल में तो उसके लिए नहीं बनाया जाता है, हथकरी रहता है ना, तो हाथ के लिए ना रहता है, पैर के लिए थोड़े होता है। लेकिन उत्ते को नहीं लिख करके, हाथ के लिए करी नहीं लिख करके क्या लिख देते हैं हम लोग? हथकरी। रसोई के लिए घर नहीं कह करके रसोई घर। देखो 1 2 3 4 गो के बदला में एक गो है ना। नील और कमल का मतलब कि नील कमल। ये समझ में आ गया। ये समास के उदाहरण है। समास के उदाहरण समझ में आ गया। जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। जैसे हाथ के लिए करी, हथकरी, रसोई के लिए घर, रसोई घर, नील और कमल, नील कमल। क्लियर है? आगे चले, चलिए। जब तक बउआ आप लोग नहीं कहेंगे आगे चलने के लिए तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। और आप लोग सीधे यस यस आगे मत कहिएगा, समझ में आ जाए तब आगे बढ़ाइएगा। ठीक ना? चलिए, क्लास तो जरूर है हिंदी व्याकरण का, लेकिन हिंदी व्याकरण भी पढ़ना हम लोगों को जरूरी है। मातृभाषा है। सुने होंगे आप लोग, जब जन्म लेते हैं तो देखते होंगे आप लोग, सुने नहीं होंगे, देखे होंगे घर में बच्चा को क्या कहते हैं हम लोग? बउआ बोलो बाबा। बोलता तो हिंदी में है। क्या आज तक हिंदी में किसी को 100 नंबर आते हुए देखे हो? नहीं ना। इतना शब्द कठिन है हिंदी के। कहां पर कहर्षिकार की होता है और कहां पर कौदर्घीकार की होता है, पता है? ठीक से तो नहीं पता है। बात सच्चाई है। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोग कह देते हो सर ये चीज नहीं जानते हैं, समझाइए तो। लेकिन क्या अगर एक बात किसी को अगर कहा जाए हिंदी व्याकरण हमारा नहीं है तो बुर्बक बनाना चालू कर देगा ना। लेकिन सच पूछो तो ओकरो नहीं आता होगा नहीं। जैसे कहां पर फुल स्टॉप होता है, कहां पर कॉमा लगता है। जब हम लोग हिंदी पढ़ने के लिए चलते हैं तो उसके उच्चारण में आते हैं ना। इसीलिए हिंदी को अच्छा से पढ़िएगा। तो संधि का ये समास का डिफिनेशन क्लियर है, समास का उदाहरण क्लियर है। अब देखिए समासिक शब्द जो था उसका कहता समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। विभक्ति का चिन्ह जैसे था आपको ऊपर में देखिए, माता और पिता में, यहां पर देखिए, अब अच्छा से देखिए, माता और पिता में आप देख रहे हैं ना, वो एक विभक्ति है। थोड़ा देर के लिए इसको अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाते हैं? माता पिता। तो माता पिता आपको समास है। और कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। कहता है समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। यह है समास विग्रह। माता पिता को हम लोग लिख सकते हैं माता और पिता, तो ये हुआ समास विग्रह। अर्थात जब समस्त पद के बीच सभी पद अलग अलग किया जाता है तो उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। है तो एक शब्द माता पिता, लेकिन इसको अलग अलग किए ना, अलग अलग क्या कर दिए? माता को अलग कर दिए, और को अलग कर दिए, और पिता को अलग कर दिए। इसको क्या कहेंगे? समास विग्रह। समास, समास का उदाहरण, समासिक शब्द, समास विग्रह। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं अब समास के भेद की ओर। देखो समास के भेद, समास के कौन कौन से भेद होते हैं? सो एक होता है अव्ययभाव समास,
एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है द्विगु समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक 6 नंबर में होता है नए समास। नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, लेकिन हम यहां पर ही लिख देते हैं ताकि एक जगह रहेगा। नए समास नीचे वाला पेज पर है, नीचे वाला पेज पर मिल जाएगा, लेकिन तत्कालीन समझ लो। समास के कितने भेद होते हैं? 6। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और नए समास। याद रहेगा समास के कितने भेद? 6। समास के पीछे समास के कितने भेद? याद रहेगा कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, सॉरी अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और नए समास। कोई दिक्कत? इतना तक तो अच्छा से समझ में आ गया। आगे देखो, आगे देखो, तुमको बतलाए थे ना नए समास ने देकर कहिया बहुब्रीहि समास दे दिया, तब 7 गो, एगो बहुब्रीहि समास छुटले था ऊपर में, तो बहुब्रीहि समास और एगो नए समास, 7 गो समास के कितने भेद? 7 गो। 6 गो तक किताब में देल है, एगो नए समास। नए समास के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले 6 गो के बारे में पढ़ लेते हैं। और आज के क्लास में ठीक है आधा घंटा से 45 मिनट पढ़िए। इतना तक में आपको कितना समझ में आया ये चीज कल बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो हम फिर आगे की ओर लेकर के चलेंगे। ठीक है, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास को सबसे पहले समझो। अव्ययभाव इसका हम संस्कृत में कहते हैं प्रथम पद प्रधानो अव्ययभाव समास। ठीक है, प्रथम पद प्रधानो अव्ययभाव समास, जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। भाई प्रथम पद क्या होता है समझना होगा ना, तो प्रथम पद क्या होता है वो समझने से पहले तनिया किताबी लैंग्वेज का डिफिनेशन समझ लेते हैं। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, पर वहां पर अव्ययभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास के ही माने जाते हैं, लेकिन इसको ऐसे याद करेंगे प्रथम पद प्रधानो अव्ययभाव समासः, अर्थात जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। याद रहेगा जिस पद में, जैसे अगर कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे देखो एगो शब्द लेते हैं यहाँ पर प्रतिदिन, है ना, तो दिन तो सब जानता है, दिन तो सब आदमी जानता है ना, लेकिन प्रतिदिन क्या है? रोज, डेली, तो ये हो गया तुमको प्रति अव्ययभाव समास। याद रहेगा घर, घर तो सब है, लेकिन प्रत्येक घर क्या होगा? प्रत्येक घर, तब प्रत्येक हो जाएगा तुमको अव्ययभाव समास। समझने में कोई दिक्कत? आगे और एग्जांपल देखो, प्रतिवर्ष, यानी कि वर्ष तो है लेकिन प्रति यानी हर वर्ष, समझ रहे हो ना, तो हर क्या हो जाएगा इसका? अव्ययभाव समास। आगे देखो यथा साध्य, यथा साध्य, यह धरादंड, ठीक है, आमरण, यथा काम, ये सब इतना एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई दिक्कत? ये आपको हुआ अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास समझने में कोई दिक्कत? अव्ययभाव समास, जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे, उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिभोज इत्यादि। कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग तत्पुरुष समास पर। अब किस पर आएंगे? तत्पुरुष समास पर। जिस समास में उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में बाद वाले पद की, जैसे राज, देखो पहला वाला में क्या बतलाए थे हम लोग? प्रतिदिन था ना, तो प्रतिदिन में प्रति था, एगो दिन था, तो दिन की प्रधानता होगी यानी बाद वाले पद की। प्रतिदिन का एग्जाम्पल ले लो, तो प्रतिदिन में प्रति तो था ही, अब एगो दिन, तो दिन की प्रधानता होगी। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला जो समास होता है, इसे बनाने में दो पद के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देख, राजा का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, रचना करने वाला, रचनाकार, राजा का पुत्र, राजपुत्र, देख रहे हो ना, राजपुत्र, धर्म ग्रंथ, राजकुमार, ये क्या हुआ तुमको? तत्पुरुष समास। एगो पहला कौन पढ़ा?
अव्ययभाव समास। 2 नंबर कौन? तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास का डिफिनेशन क्या था? हाँ, जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, हंसो नहीं, जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। एक बार याद रख लो, फिर से तुम लोग गलती कर दिया। एक बार याद रखो, पीछे वाला भुला गया, पीछे वाला भूलना नहीं है, क्लास में ऐसे पढ़ेंगे याद हो जाए। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता बस इतना याद रखना है। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे क्या यार काम करती है? तुम लोग को 10 बार बोला जा रहा है तो याद नहीं होगा जब भी लिखने पर बैठी हुई हो। पहले अपने माइंड को कवर करो ना। जब अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो समझने की कोशिश करो। लिखोगी तो ना तुमको लिखने पर ध्यान जाएगा ना ही तुमको सुनने पर ध्यान जाएगा, दोनों में से कोनो माइंड नहीं काम करेगा। समझ रहे हो ना? इसलिए जब भी पढ़ाया जाता हो, एगो हम क्लास में बराबर कहते रहते हैं, पढ़ाई के समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर एकदम ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दोगे दोनों जगह गड़बड़ा जाओगे। हम इतना चिल्ला करके पढ़ा रहे हैं, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, लिख रहे हो। अब ये तुमसे अगर पूछा जाए जब समास किसे कहते तो तुम नहीं बताओगे, क्योंकि तू समास का डिफिनेशन लिख रही थी। तुम बतला सकते हैं समास का डिफिनेशन? बताओ तो, बताओ, इतने चिल्लाने से फायदा? जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है। दूसरा प्रतिदिन, ठीक है, हो जाएगा प्रति का दिन प्रतिदिन। जैसे यहां पर दिल है रचना करने वाला रचनाकार, ये सब हुआ समास का उदाहरण। अब समास के 7 भेद होते हैं, ठीक है। कोई कोई किताब में 6 दिल है, अभी आपको नोट्स में 6 है, लेकिन एक नए समास के बारे में भी आगे पढ़ा देंगे आप लोग को। तत्कालीन नोट्स वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? 6। एक है आपको तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। समझ रहे हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। याद रहेगा? समास के कितने भेद? 6। तत्काल में नोट के लिए, लेकिन नोट्स के अलावा एक और है नए समास बाद में, लेकिन तत्कालीन 6 को समझ लो, 6 को समझ लो। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद? 6। कौन कौन? द्विगु समास, अंतिम में बहुब्रीहि समास। हम इसका मिस्टेक का बात सुन रहे थे इसलिए हम बोल दिए। एक बार फिर से सुन लीजिए तब हम चालू करेंगे आपको। जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, ठीक है। किताब लिखने वाला क्या होता है? कवि, या किताब लिखने वाला लेखक। तो किताब लिखने वाला लेखक, लेखक हो गया समास। कोई दिक्कत? समास के सामान्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन कोई कोई बुक में 7 भेद होते हैं। 6 भेद जानते हैं पहले?
अव्ययभाव पुरुष, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब एक नंबर में अव्ययभाव समास, जिस समास की प्रथम पद प्रधान हो, यानी जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक घर, ये आपको हो गया कौन चीज? अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार, धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, रचना करने वाला, रचनाकार, ये कौन पुरुष हुआ? तत्पुरुष समास। कौन समास? कौन समास हुआ? तत्पुरुष समास। इतना तक समझने में कोई दिक्कत? अब चले आगे, देखो मन से पढ़ो, तत्पुरुष समास के भेद देखो। अब तत्पुरुष समास के भेद कहता है, वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त कर रखा गया है। जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों भिन्न भिन्न विभक्तियों में हो उसे वैधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः में प्रथम पद राज्ञ विभक्ति में है तथा द्वितीय पद पुरुषः में प्रथमा विभक्ति है। इस प्रकार दोनों पदों में भिन्न भिन्न विभक्तियां होने के कारण वैधि पुरुष को, ठीक है, हटा करके अब क्या को बनाया गया है? कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास और संप्रदान तत्पुरुष समास। अर्थात अभी क्या को समास बचा हुआ है? 2 को हटा दिया गया तो 3 गो इधर और 3 गो नीचा। देखिए, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। केवल आप लोग ये जान करके रहिएगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इससे ज्यादा आप लोग नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं आगे जाएंगे क्योंकि आप लोग अभी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। आगे आने के बाद ये सीनियर बच्चा के लिए है। चलिए, अब कौन है भाई? कर्मधारय समास। आप लोग को मुख्य रूप से याद रखना है अव्ययभाव समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। क्लियर? समास का डिफिनेशन याद रखना है। 3 गो चीज क्लियर है। चौथा चलिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए, नील कमल, नीला हो गगन, नील गगन, सॉरी नील कमल पढ़ दिए, नील गगन, नीला हो गगन। दूसरा है चंद्रमुख, चंद्र जैसा हो मुख, चंद्रमा समझते हो ना, यही चंद्रमुख नाम होता है। आगे देखिए, कर्मधारय पुरुष, कर्मधारय समास के बाद है पीतांबर, लालमणि, इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल इसमें भी है। आइए, कर्मधारय समास का डिफिनेशन आप लोग को याद नहीं रखना है, आप लोगों को केवल सब का डिफिनेशन याद रखना है। कर्मधारय समास के बाद क्या है? द्विगु समास। कर्मधारय समास के बाद क्या है? द्विगु समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। यानी प्रथम पद में संख्यावाचक, संख्यावाचक का मतलब समझते हो? त्रिभुज, त्रिलोकी, चतुर्भुज, 4 भुजा वाला नाम आ रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। याद रहेगा। द्विगु समास के बाद जो होता है वो है आपको द्वंद्व समास। द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास। अब देखो, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माँ बाप, बेटा बेटी, ठीक है, छिपा लोटा, दाल भात, ये सब क्या है? तत्पुरुष समास है। याद रहेगा। सॉरी, द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास। पाप पुण्य, राधा कृष्ण, अन्न जल, नर नारी, जिसमें दोनों पद प्रधान है उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद एगो और तत्काल के लिए इसमें जो है आप लोग को पढ़ना, वो कौन है? बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होती है, उसके बदला में कोई और पद प्रधान होती है, उसको हम लोग कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर का मतलब गणेश,
दशानन का मतलब रावण, चतुर्भुज का मतलब विष्णु, नीलकंठ का मतलब शिव। है तो नीलकंठ लेकिन अर्थ किसी और का निकल रहा है। नीलकंठ मतलब कि शिव भगवान का, उसको हम लोग कौन कहते हैं? बहुब्रीहि समास। देखो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर के तीसरा पद बनाते हैं वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं वह बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे में देखें लंबोदर मतलब जिसका पेट लंबा होता है के कर। दशानन जकरा 10 गो है, समझ रहे हैं ना। तो हम पढ़े दशानन लेकिन हो गया क्या? हम पढ़े लंबोदर हो गया क्या? हम पढ़े नीलकंठ हो गया क्या? बात समझ रहे हैं। तो ये हुआ आपको समास के भेद। एक बार आप लोग याद रखने के लिए सुनिए, ऐसे करके समास को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? समास वह होती है जो अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है। समास वह होती है जिसमें बीच वाले विभक्ति को हटा करके एक पद बन जाता है, या जब दो पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर एक पद बन जाता है तो उसको हम लोग समास कहते हैं। जैसे में लंबा हो उदर लंबोदर, राजा का पुत्र राजपुत्र। क्लियर? समास के सामान्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। एक और है नई समास बाद में, तत्कालीन 6 गो। अव्ययभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है और तत्पुरुष समास में बाद वाले पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। और बहुब्रीहि समास में दिए गए पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। कोई दिक्कत? अगर आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए तत्काल क्लियर होता है, फिर आप लोग से मिलते हैं, ठीक है, सेकंड क्लास में। बाय।